अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होती है। अवामी मसाइल पर ख़ास तौर पर प्रोग्राम्स में बात की जाती है। अवामी मसाइल का सिलसिला जारी है, पैगामात का सिलसिला जारी है और साथ साथ इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जो तशवीशनाक सूरत हाल है, उस मुनासबत से प्रोग्राम्स में तो तवातुर के साथ गुफ्तगू हो रही है, लेकिन लोगों के पैगामात भी मौसूल हो रहे हैं। और जो इससे पहले दो वेव्स आईं, उसमें जो कुछ हुआ, जिस तरह के फ़ैसले किए गए, बहरहाल इसके ऊपर तो प्रोग्राम्स में बात होती रही। एक अजीब सा सिलसिला यहाँ शुरू हो रखा है जिसमें क्रेडिट की जंग जारी है कि पहली दफ़ा अगर नुकसानात कम हुए तो उसका क्रेडिट किसको जाता है। वफाकी हुकूमत अपनी तरफ क्रेडिट लेने की कोशिश करती है, दिन सूबाई हुकूमत अपने क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। तो ये मामला चलते रहे। लेकिन समझने की बात ये है कि पिछली जो दो वेव्स आई जिसके अंदर नुकसानात हुए, जिसमें कमी भी वाक़ई हुई, उसके बाद हमने सीखा क्या। यही सवाल इस वक्त वफाकी हुकूमत से भी किया जा रहा है और सूबाई हुकूमतों से भी। और बार बार ये बात दोहराई जाती रही वफाकी हुकूमत की जानिब से कि जी लॉकडाउन किसी मसले का हल नहीं है। फिर एक नई इस्तिलाह मुतारिफ़ करवाई गई, वो स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन और ना जाने किस किस्म के जो है वो लॉकडाउन यहाँ पर मुतारिफ़ करवाया गया। और नतीजा जो निकला वो आपके सामने। मौशी नुकसानात इस कदर ज़्यादा हुए पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि यहाँ लोगों का गुज़र बसर पहले ही बड़ी मुश्किल से हो रहा था। और फिर जिस तरह हुकूमत की पॉलिसीज़ रहीं, ख़ास तौर पे जो मौशी पॉलिसियाँ थीं, उसकी वजह से नतीजा ये निकला कि गंदम का बहरान, चीनी का बहरान और उसके बहरान बाद बहरान आफ्टर बहरान यहाँ पर आते चले गए। लेकिन उसके बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ, ना कोई ऐसी पॉलिसी वज़ा की गई कि इस सिलसिले को रोका जा सके। और बड़ी हैरानकुन बात है, गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब टीवी के ऊपर बयान दे रहे थे और एक ऐसी बात उन्होंने कही कि लोग शशदर रह गए, दांतों में उंगलियां लोगों ने दे दी कि 2 साल जो मईशत की कारकर्दगी है उससे मुतमईन भी नज़र आ रहे हैं। अब इस पे क्या तबसरा किया जाए, क्या इसके ऊपर बात कही जाए, ये समझना बड़ा मुश्किल है। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि इसके ऊपर क्या बात करें, किससे सवाल करें, जब यहाँ बात ये कही जाए कि ये जो 2 साल कारकर्दगी है जो इंतहाई कशीदा रही है, इंतहाई क्रिटिकल मामलात रहा है, और उसके बाद अगर ये बयान दे दिया जाए कि इससे जो वो मुतमईन है और इसके ऊपर फ़ख्र है, तो फिर इससे आगे मेरा ख्याल है कि बात नहीं की जा सकती है। तो बहरहाल जी, अब होना ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको मामलात दिखाए जाएंगे टीवी के ऊपर, स्क्रीन्स के ऊपर। आपको वैसे तो बता ही रहे हैं, चीख चीख कर बयान कर रहे हैं रोज़ाना के खुदारा अपनी समत को ठीक कीजिए, ये जो मौशी नुकसानात हो रहे हैं इसका अज़ाला करें, वरना इसके असरात बहुत देर तक जो है वो नज़र आते रहेंगे। तो ये सारे मामलात आपके सामने रहें। तो जनाब, जो कुछ हो रहा है, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की तरफ देखती है, सूबाई हुकूमत वफाक की तरफ देखती है, और नुकसानात के बारे में जो है वो इत्तलात आ रही हैं कि इसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। लेकिन कोई खातिर खा इस वक्त पॉलिसी मुरतब नहीं की गई है। सिर्फ बयानात की हद तक एक वज़ीर आकर टीवी पे कोई बयान देता है, दूसरा कोई देता है। सूबाई हुकूमतें कुछ जहन में रखती हैं, कुछ फ़ैसले कर रही हैं। तो ये अभी तक गोमगो सी एक कैफियत इस वक्त भी मौजूद है। तो सारी सूरत हाल आपके सामने, इसके ऊपर तबसरा भी करेंगे, प्रोग्राम्स के अंदर भी इस हवाले से बात करेंगे। अवामी मसाइल हैं और ख़ास तौर पर जो मईशत के हवाले से मसाइल हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ जो ज़मनी इंतखाबात का सिलसिला भी जारी रहा, और इससे पहले जो वेव थी उसके अंदर भी बड़ी ज़ोर व शोर से जो है वो इंतखाबी मुहिम जो है वो चलाई गई, जिसकी वजह से कोरोना का सिलसिला जो है उसमें इजाफ़ा हुआ, मज़ीद केसेस आए, लेकिन कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं था। तो बहरहाल जी, अब तीसरी वेव के बाद भी एक ज़मनी इंतखाबात का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। शहर कराची के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है NA 249, उसके अंदर जो है वो मार्का होने जा रहा है, मार्का ही इसको कहा जा सकता है। बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमातें मैदान में हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि कोरोना वायरस की वजह से सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि किसी वक्त भी जो है लॉकडाउन का फ़ैसला किया जा सकता है। तो इसी मुनासबत से बात करनी ज़रूरी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ के जो लोग हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हल्के की अहमियत क्या है, सीट की अहमियत क्या है, और ये जो सूरत हाल है इसकी वजह से क्या इंतखाबात हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे, तमाम मामला है इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। आज भी हमारे साथ मेहमान शख्सियत स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे इन मामलात पर गुफ्तगू
गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, चंजेब सवाती साहब, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जी चंजेब साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम। सूरत हाल आपके सामने है, बड़ी लंबी एक तमहीद इसलिए बांधनी पड़ती है कि लोग जो हैं सारी सूरत हाल से काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। आपके लिए भी हैरान कुन बात होगी, यकीनन हमारे लिए भी है, कि जिस तरह खान साहब ने बयान दिया है कि जो मईशत की सूरत हाल है उसके ऊपर फ़ख्र है 2 साल के अंदर जो कारकर्दगी है। अब इस पे ज़्यादा क्या तबसरा किया जाए, लोगों की राय एक तरफ, लेकिन अपोजिशन का इसके ऊपर एक स्टांस है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर चंद कुछ कलमात ज़रूर इरशाद कीजिए, उसके बाद फिर दीगर मामला के ऊपर आते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम आकाए दो जहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद सबसे पहले आपकी इस चैनल के तवस्सुत से पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वबा का मुकाबला जो है वो आप दुआ से कर सकते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ही है जो हमें इस वबा से निजात दे, मगर एहतियात इलाज से बेहतर है हर हाल में। एहतियात करें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। ये हालात इस किस्म के हैं कि ये हुकूमतों के बस की अगर बात होती तो फिर जो बहुत बड़े बड़े सिविलाइज मुल्क हैं, अमेरिका जैसे मुल्क हैं, बरतानिया जैसे मुल्क हैं, यूरोप कंट्रीज़ हैं, उनके बस से भी ये चीज़ें जो हैं वो बाहर चल ली गई। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इस कोरोना वबा से पूरी दुनिया के इंसानों को महफूज रखे। आमीन। ये दुआओं का वक्त है और एहतियात का वक्त है। और दूसरा, मैं आपके चैनल के तवस्सुत से गुजारिश करूँगा लोगों से कि आप कोरोना वैक्सीन जो है उसको ज़रूर लगवाएं। यहाँ पर भी इस चीज़ को मुतनाज़ा बनाकर मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पेश किया जाता है। मैं ख़ुद चूँकि 55-60 मेरी एज हो गई है, माशाल्लाह, मैंने दोनों वैक्सीनेशन जो हैं वो करवाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसमें और जो चीज़ें नेगेटिव होती हैं उनको आप अपने डॉक्टर से जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, यासर आपकी सवाल की तरफ आ जाऊँ कि मौजूदा हालात इस वक्त जो हैं, आप ये देखें कि जिस वक्त ये कोरोना की वबा आई थी, चूँकि इस वक्त यहाँ पर किसी दूसरी पार्टी का कोई जो है वो नुमाइंदा यहाँ पर बैठा हुआ नहीं है और पीठ पीछे जो है वो फिर बात करना ग़ीबत में आ जाती है, मगर चूँकि ये कैमरे की तीसरी आँख है और इसने ही हक़ाइक़ से जो है वो पर्दा उठाना होता है और हकीकत जो है वो पूरी कौम के सामने आया करनी होती है। हम शुरू दिन से ये कह रहे थे कि कोरोना की जो वबा है इसके ऊपर जो है वो आपको बहुत से सख्त इक़दामात लेने पड़ेंगे कि लोगों के माल से ज़्यादा लोगों की जान अजीज़ है। ठीक। और जिस वक्त हम ये स्टेप ले रहे थे, चीफ मिनिस्टर सिंध ये स्टेप ले रहे थे, तो उस वक्त हमारे ऊपर तनकीद हो रही थी कि जी ये इलाके बंद करने की बात करते हैं, ये स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं, ये एयरपोर्ट्स बंद करने की बात करते हैं, ये रेलवे बंद करने की बात करते हैं। जो बात हम पहले सेशन में, पहले इस बीमारी के दौर में कर रहे थे, आज वही बात मरकज़ी हुकूमत कर रही है। और हमें देखा देखी फर्स्ट फेज़ में जो है वो पंजाब ने जो है वो हमारी देखा देखी वहाँ पर भी वही इक़दामात किए। आज भी हम ये कहते हैं कि ड्राइविंग सीट के ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ जमात की शक्ल में और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म की शक्ल में मौजूद हैं। और हर वक्त सियासत का नहीं होता है। ठीक। इस वक्त मिन हासिल कौम, हम अपनी कौम की जान और अपने कौम का माल किस तरह महफूज कर सकते हैं, इसकी सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी आयद होती है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पे होती है। ठीक। उसके बाद हमारी सिंध में हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और हमारे चेयरमैन ने
ये तो आज मतलब जो है कोरोना की वबा आई है। आपको याद होगा कि असेंबली में खड़ा होकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि आप कानूनी मामलात पे और इस्लाही मामलात पे जहाँ पर खड़े होंगे हम आपके पीछे खड़े होंगे। ठीक, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो बैनुल अक़वामी इशू हो, चाहे वो अंदरूनी ऐसे मामलात हों जिसके ऊपर आपको अपोजिशन की। मगर जब इंसान थोड़ा सा तकब्बर में हो और थोड़ी सी उसकी बैसाखियाँ मजबूत हों और थोड़े से उसको लाने वाले जो हैं उसके साथ जुड़े हुए हों, तो फिर उसको अच्छी बात नसीहत जो है वो बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि औलाद को बाप की नसीहत भी समझ नहीं आती है कि जब तक औलाद ठोकर ना खाए। सही, बिल्कुल। मगर आज भी हम वो पिछली जो सारे मामलात हैं, बिल्कुल ओपोजिशन है, इस मुल्क के ओपोजिशन को भी इस मुल्क के लोगों ने वोट दिया है, इस मुल्क की हुकूमत जो है उसको भी इस मुल्क के लोगों ने वोट दिया है, और फिर उन वोटरों का तकाजा है कि उनकी जान की हिफाजत की जाए। आज आप ये देखें कि सबसे पहले जो नुकसानात हो रहे थे अमेरिका में ज़्यादा थे, इटली, फ्रांस, जर्मनी, उसके बाद बरतानिया, मगर ये जो तीसरा फेज़ आया है इसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारे पड़ोसी मुल्क इस वक्त जो है हिंदुस्तान मुतासर हो रहा है। तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि पड़ोसी नहीं बदल सकते, रवैये बदल लें। ऐसा ही आज हमारा रवैया ये है उस हिंदुस्तान के बारे में कि जो पिछले कई दहाइयों से कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है, जो पिछले कई दहाइयों से दलित के ऊपर जो है वो जुल्म कर रहा है, वहाँ ज़ात पात की बुनियाद पर, और फाशिस्ट हुकूमत मोदी की जो जुल्म वहाँ पर इंसानियत पे कर रही है, इन तमाम तर इख्तलाफ के बावजूद भी हमारी दुआ है कि हमारे पड़ोस में खैर रहे, हमारे पड़ोस के जो लोग हैं उनके जानो माल की खैर हो। और ये अच्छी बात है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन की दो बड़ी जमातों ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी और बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो है वो खैर से गाली का एक पैगाम भेजा है। अच्छा, अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, अब हम एक लास्ट ऑप्शन के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को। ठीक है, नहीं मैं उसकी तरफ अभी आता हूँ। चले एक एक करके सारी चीज़ों को टच करते हैं ना। मुख्तलिफ चीज़ों की आपने निशानदेही की एक एक करके। ठीक है, आपने वफाकी हुकूमत की में बात कर दी, सूबाई हुकूमत की भी बात कर दी, फिर आप भारत भी चले गए। पहले थोड़ा सा इस तरफ आएँ कि कोरोना वायरस की अगर बात कर ली जाए तो जो सेकेंड वेव थी उस वक्त भी ख़तरात मौजूद थे। इस बारे में निशानदेही की जा रही थी कि जनाब सूरत हाल मज़ीद अबतर हो सकती है, लेकिन कोई संजीदगी का मुजाहरा करने के लिए तैयार नहीं था। उसमें सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ शामिल थीं। उसमें पीडीएम के अंदर शामिल 11 जमातें, जो एक इत्तेहाद था वो शामिल था इसके अंदर। उसमें वफाकी हुकूमत मौजूद थी। जिन जिन इलाकों में कंटेस्ट हो रहे थे वहाँ पे भरपूर कैंपेन चलाई जा रही थी। समझने की बात की है कि जो रोल मॉडल्स हैं, लोग ये गिला करते हैं, सवाल करते हैं कि आज एक दफ़ा फिर जब लॉकडाउन की बात कर रही है, सिंध हुकूमत उसमें शामिल है। जब भी कुछ अरसे पहले जब ये जो कुछ हुआ, पीडीएम की मूवमेंट चल रही थी जलसे हुए, उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आता ये क्या माजरा है कि जब सूरत हाल ख़राब होने लगती है तो ज़िम्मेदारी दूसरों के ऊपर डाल दी जाती है कि वो इसके ज़िम्मेदार हैं। महंगाई की बात कर लें, किसी भी इशू के ऊपर कर लें, वो तो मैं आगे चल के आपसे ज़रूर इसके बारे में गुफ्तगू करूँगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त ये संजीदगी का मुजाहरा क्यों नहीं किया गया। जवाब दें। असल में देखें, फिर बात वहीं आ जाती है ना कि अपोजिशन जो है वो एक फेज के ऊपर जो है वो लॉन्ग मार्च या इन सारी चीज़ों की तैयारी कर रही थी। ठीक है, हुकूमत क्या कर रही थी? सवाल ये पैदा होता है कि एक घर के 4 अफराद हों, उस अफराद में एक घर का बड़ा है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है होती है। उस वक़्त हुकूमत भी जल से जुलूस कर रही थी। हुकूमत का काम था कि आप जो मुंतखब चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, आप बैठें, आप स्ट्रेटजी तैयार करें। उसके अंदर अगर सिंध का कोई नुमाइंदा चीफ मिनिस्टर की शक्ल में बैठा हुआ तो वो अपनी पार्टी को कन्वेंस कर सकता है। मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है सूबाई, मगर आप कन्वेंस तो कर सकते हैं ना, आप बिठा तो सकते हैं कि यार हम भी नहीं करते, आप भी नहीं करें। इसमें आप किसी को ज्यादा गलत और किसी को थोड़ा गलत कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जिस वक्त ये थर्ड फेज आया है तो आपको मालूम होगा कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी थी 4 अप्रैल। सही। और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी एक वाहिद हमारे लिए ऐसा
वो फंक्शन होता है कि जिसकी पूरे साल हमारी तैयारी होती है। पाकिस्तान के दूर दराज से लोग शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी में शिरकत करते हैं, दुनिया से लोग आते हैं, मंदुबीन आते हैं, मगर हमारी मरकज़ी जो क़यादत है उसने बैठकर ये फ़ैसला किया कि कोरोना के जो हालात हैं इसके मुताबिक जो है इसको पोस्टपोन किया जाए। ठीक, ये एक फैसला हमारे अपनी पार्टी के अंदर का है, तो उसे हमें करने में आसानी है। 11-12 पार्टियों के प्लेटफार्म पे बैठकर आप अपनी राय दे सकते हैं, उस राय के ऊपर सारे मुत्तफिक हों तो अमल होगा, अगर सारे मुत्तफिक नहीं होते तो आपकी बात रद्द हो जाती है। उसके बाद जिस वक्त ये फेज शुरू हुआ है तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब मामला देख लें। इस वक्त जो तीसरे फेज में सबसे ज़्यादा आपको मुश्किल पेश आएगी वो ऑक्सीजन की आएगी, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि जिसने कहा है कि आप स्टील मिल का जो प्लांट है उसको रीस्टार्ट करें और वहाँ से आप मतलब वाफर मकदार में ऑक्सीजन ले सकते हैं। खुदा ना करे कि जो हालात इस वक्त हिंदुस्तान के हैं, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कि वो हालात हमारे हों। हमारे पास जो एक ऑप्शन था वो सिंध गवर्नमेंट ने दे दिए कि जी आप पाकिस्तान स्टील मिल का जो प्लांट है उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद जो दूसरे फेज में हमारे पास यहाँ पर हम जो करंतना करने के जो हमारे सेंटर्स थे, सिंध गवर्नमेंट ने उन करंतना सेंटर्स को डबल कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि जो इलेक्शन होने जा रहा है NA 249 का, इसको फ़िलहाल पोस्टपोन किया जाए। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ ये डिमांड तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को करनी चाहिए थी कि आपको वोट अजीज़ है या वोटर अजीज़ है। अगर आपको वोट अजीज़ है तो फिर एक सीट के साथ कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, वो किसी भी पार्टी के पास चली जाए। कथा कलामी की माजरत, वहाँ की जो इस वक्त सूरत हाल है, बहुत सारे लोग तो शायद इससे वाकिफ़ भी ना हो। कोरोना वायरस की वजह से जो कुछ नुकसानात हो रहे हैं उसका अगर तखमीना लगाया जाए तो जिस हल्के में इंतखाबात होने हैं 2% से भी कम केसेस हैं। तो ये भी एक वजह है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी से इस हवाले से बात हुई कि जब पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर एक अपना स्टैंड लिया है कि इसको अगर पोस्टपोन होना चाहिए तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों नहीं करती। तो जवाज़ ये बनाया जा रहा है, और इससे पहले भी जब 2% से केसेस कम थे तो उस जगह कॉन्टेस्ट हुआ है, तो इसमें तो कोई मज़ायका नहीं है। अब आप फरमाइए। नहीं, मैं उसमें आपको गुजारिश करूँगी, जैसे अभी जलसा होना था वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का, जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो शिरकत करनी थी। एक ऐसा कदम कि उन्होंने लोगों की जान की फ़िक्र की नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि इस केसेस में इजाफा ना हो। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले तैयार है, मुस्लिम लीग नवाज भी इस बात पर है कि लोगों की जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब ड्राइवर सीट पे जो बैठी हुई तरीके इंसाफ है और इलेक्शन कमीशन जो है जिसने उस बस को जो है वो झंडी दिखानी है, हरी या लाल, रोकना है या जाने देना है, तो ये इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहा है। अच्छा फरमाइए कि अगर ये रवायती हल्का होता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये वो नशिस्त होती जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती आई है, जैसे थर के अंदर हुआ, सूरत हाल उस वक्त भी कमोबेश ऐसी ही थी, तो क्या यही मौक़िफ़ होता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि इंतखाबात को जो है मुलतवी किया जाए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे सीटें मिलती हैं, जब हम उनकी बरसी को मुलतवी कर सकते हैं तो फिर सीटों की क्या अहमियत रह गई। हमारा स्टांस तो बिल्कुल खुला हुआ है ना कि हम जब अपने शहीद कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी नहीं मना रहे, सिर्फ इस वजह से कि कायद अवाम की अवाम जो है इस वक्त उसकी जान पे बनी हुई है, तो ये एक सीट चले, कोई भी पार्टी ले जाए, A to Z कोई भी पार्टी ले जाए, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। मरकजी हुकूमत जाने वाली है, कोई सिंध हुकूमत जाने वाली है, ये मरकज का इलेक्शन है ना, NA का इलेक्शन है। यहाँ से मियाँ इजाज शफी भी रहे हैं, यहाँ से मुख्तलिफ पार्टियां जो है वो रही हैं। जो जीत रहा हो, एक बात याद रखिएगा कि जो जीत रहा हो इंसान, वो अगर इंसानियत के लिए फैसला करे तो उसकी जीत मोतबर कहलाती है। हारा हुआ आदमी तो कहता है यार भागो, हार तो रहे,
कोई तो बहाना हो, कोई तो खैर हाथ ये है पकड़ कि के मुझे इस गेम आपके से निकाल ख्याल दे। में कि एक सीट से कोई ज्यादा फर्क नहीं कोई पड़ता फर्क नहीं और पड़ता आपने है। उसूलों के ऊपर कोई बिल्कुल समझौता नहीं बिल्कुल किया, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसके ऊपर अभी आगे आपसे जो है वो सवाल मजीद करेंगे और मजीद गुफ्तगू होगी मसाइल के हल के हवाले से। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, इसका फैसला अवाम ने करना है कि एक सीट से यकीनन कोई फ़र्क शायद ना पड़े, लेकिन उससे क्या कुछ हो सकता है, ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते हैं गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी सा और चंद ज़ेब सवाती साहबियाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी सियासी मामलात के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नज़रिया है, जो सोच है, उसके बारे में बात हुई कि वो क्या देख रहे हैं आने वाले इंतखाबात के हवाले से भी ख़ास तौर पे गुफ्तगू हुई और शहर कराची के अंदर एक बड़ा हल्का NE 249 उसके हवाले से भी हमने गुफ्तगू की। चंद साहब, सवाल ये है कि मसाइल बहुत सारे हैं और मसाइल के हल के लिए लोग हुकूमतों की तरफ देखते हैं, लेकिन उनको हर तरफ मायूसी होती है, नाकामी का सामना करना पड़ता है। वो वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, चाहे बल्दियाती मसाइल हों या और दीगर मसाइल हों, महंगाई हो, कोई भी हो, उसमें बड़ी नाउमीदी इस वक्त फैल चुकी है। और कहीं ना कहीं ये बात भी हो रही है कि जनाब हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला लोग दे रहे हैं, गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, तो वो ये जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं इसके ज़रिए ये तासुर दिया जा रहा है कि जो कुछ अभी तक हुआ है, डस्का की सीट कहीं और जितने भी अभी हाल ही में जो इंतखाबात हुए, तो सवाल ये है कि ये जो लोगों के अज़हानों में जो खदशात हैं, कैसे इनको दूर करेंगे। और फिर कभी ये बात की जाती है कि ज़मीनी इंतखाबात जो वो फ़ैसला दे रहे हैं हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ और कहीं उनसे ऑप्ट आउट किया जा रहा है, तो सिलसिला है क्या? क्या वाक़तन ऐसा ही है कि आवाम की फ़िक्र है कि कोरोना वायरस की वजह से तशवीश है, या फिर लगता ये है कि मैदान जो है इस वक्त हाथ में नहीं है, तो यही मुनासिब रास्ता? एक तासुर मिल रहा है, लोग सवाल इस बारे में कर रहे हैं, क्या इसका दिफा किस तरह करेंगे, फरमाइए। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोरोना की जो वबा है उसके हवाले से हुकूमत भी परेशान है, और हुकूमत की परेशानी की मेन वजह ये होती है, इस चीज़ को ज़रा थोड़ा डीपली समझने की ज़रूरत है कि हुकूमत कभी भी नहीं चाहती कि उसके इदारे बंद हों, उसके बाज़ार बंद हों, उसका कारोबार बंद हो। उसकी बुनियादी वजह ठीक कि हमारी हुकूमत जो है वो माली लिहाज से कमज़ोर है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की अवाम तजारती लिहाज से अमीर है हुकूमत के मुकाबले में। ठीक है। फिर जब तजारत होती है तो उसका बेनिफिट, उसके टैक्सेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट को जाते हैं। मगर इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े जो सिविलाइज मुल्क थे, इस कोरोना की वबा ने उनका मतलब इकॉनमी में बहुत बुरा हाल कर दिया, दिवालिया होने तक को आ गए मुल्क। ये तो एक अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि हमारी तमाम तर गलतियों कोताहियों के बावजूद भी अभी तक हमारे साथ वो नहीं हो रहा है जो फ्रांस, इटली, जर्मनी या हिंदुस्तान में भी हो रहा था। ऐसा ही। तो इसलिए इस बात पर तो हमें इस वक्त हुकूमत वक्त के साथ खड़ा होना चाहिए, और हिंदुस्तान में जो कुछ जो हो रहा है इस वक्त उसको थोड़ी देर के लिए दीनी नुक्ता निगाह से समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पर ये कुंभ का मेला लगा, मादर पिदर आज़ाद हिंदू गए अपनी रसूमात अदा करने के लिए, और वहाँ पर लॉकडाउन में जो है लोगों की इतनी दिलचस्पी नहीं रही, जो कि यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा, दीन यहाँ पर ये कहता है कि अगर कोई वबा आ जाए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो जहाँ है वहीं रहो, वहीं रहे, बिल्कुल ठीक है। फिर हमारे लिए चूँकि ये रमज़ान जो है ये तमाम महीनों से मोतबर महीना है। ऐसा ही। माह सियाम जो है ये बरकतों का महीना है, और इस माह सियाम में हर आदमी जो मेरी तरह कोई जुम्मे की नमाज़ पढ़ने वाला तो वो भी दिन में 1-2 नमाज़ें पढ़ लेता है, कोई इबादत कर लेता है। इस तरह बहुत सारे लोग जो होते हैं वो माह सियाम में आकर जो है उनकी इबादत जो है वो बढ़ जाती हैं। अल्लाह से मांगने का एक वसीला है, ये दिन है। मगर यहाँ पर दीन क्या कहता है? दीन ये कहता है
अब आप मस्जिदों में चले जाएं तो कोई SOPs के ऊपर जो है वो तैयार अमल नहीं है हो रहा अमल है। करने के लिए, ऐसा ही है। ठीक है ना। तो आप अपने घरों को इस वबा के दौरान मस्जिदें बना लें, बिल्कुल ऐसा ही। आप अपनी फैमिली के साथ नमाज अदा करें। उस फैमिली में कभी इमाम वालद बन जाए, कभी बेटा बन जाए, कभी भाई बन जाए, कभी पोता बन जाए, कभी नवासा बन जाए, तो एक आपको उस इमामत का जो है वो तरीका आ जाएगा, ऐसा ही है। एक जमा नमाज पढ़ने का सलीका आ जाएगा। अच्छी बात। और दीन भी ये कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक हदीस है, अल्लाह पाक उसमें कमी पेशी माफ़ फरमाए, कि एक वक्त ऐसा था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई जी जी। और लोग जो हैं वो नमाज के लिए आना चाह रहे हैं, मगर वो परेशानी है, बारिश बहुत है और वो नहीं आ सकते। तो अल्लाह के हबीब ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आप ऐलान करो कि लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा करें, बिल्कुल बिल्कुल। उनको मस्जिद में आने में तकलीफ होगी। वो तकलीफ इतनी बड़ी नहीं है, पानी जितना भी मतलब बारिश हो जाए, खड़ा हो जाए, आदमी आ सकता है ना। सही। ये तकलीफ तो आपकी जान की है। फिर आपकी जान के लिए अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं कि अगर एक इंसान की जान काबतुल्लाह की दीवार में, अगर एक इंसान की जान पे बन आए तो तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से हुक्म है कि काबतुल्लाह की दीवार तोड़कर उसकी जान बचाओ। ठीक। जो गलतियां वहां पर हिंदुस्तान में हुई, आज वो उसका नतीजा भुगत रहे हैं, और वही गलतियां इस माह श्याम में हम लोग कर रहे हैं। हुकूमत हर आदमी को जो है वो बंदे की बात समझ आ जाए, नहीं तो जब डंडे वाले आए तो फिर उनकी बात तो समझ आ ही जाती है, मगर वो जो डंडे वाले हैं वो हमारा आखिरी ऑप्शन है। देखिए, पाकिस्तान आर्मी जो है वो इस मुल्क का आखिरी ऑप्शन है। आप उसको इन हालात में लेकर आ रहे हैं। अल्लाह ना करे परवरदिगार कि जब भूख अफलास आएगी तो फिर कोई आदमी घर में अपने बच्चों को भूखा प्यासा नहीं देखेगा, वो निकलेगा, वो वायलेशन करेगा, तसादम होगा, नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसा ही। आज हुकूमत वक्त भी इस कोरोना का मुकाबला करे, उसके इंतजामात होने चाहिए। देखें, इंतजामात में हम फेल हैं, ऐसा ही। फेल हैं। यहाँ पर मैंने आपसे पहले कहा था कि उनका कोई नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ। सबसे पहले सिंध हुकूमत ने कहा था कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम वैक्सीन मंगवा कर प्राइवेट तौर के ऊपर भी दें, जो लोग साहिब हैसियत हैं वो ख़रीद कर लगा लें, और हम हुकूमती सतह पर भी 2 अरब की जो है वो वैक्सीन मंगाकर अपने सूबे में लगाना चाहें। मरकज़ ने इजाज़त नहीं दी। कल मरकज़ मैं एक जुमला मुकम्मल कर लूँ। कल मरकज़ ने खुद कहा है कि अब आप वैक्सीन ख़रीद सकते हैं, देर आए दुरुस्त आए, खुदा करे कि आपके फैसले दुरुस्त साबित हों। मगर ये फैसले जब आप किया करें तो इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को साथ बिठा के, यार आप मोदी के साथ तो बैठना चाहते हैं, आप मसला कश्मीर के लिए मोदी के साथ बैठना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तनाज़े के लिए इमरान खान साहब आप मोदी के साथ बैठना चाहते हैं, आप इस मुल्क के ऊपर बमबारी करने वालों को फूलों के हार और चाय पिलाकर वापस भेजते हैं। तो ये तो आपके मुल्क की अपोजिशन जमात है। मियां नवाज शरीफ के साथ बैठे, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बैठे, सबको बिठाएं कि यार ये वबा है, इस वबा का मुकाबला कैसे करना है। ये बात आपकी दुरुस्त है, और अगर कोई तहरीक इंसाफ का यकीनन कोई नुमाइंदा यहाँ होता तो उससे सवाल ज़रूर किया जा सकता था। लेकिन एक आम सवाल ये, आम फहम सवाल ये है कि हर चीज़ के ऊपर सियासत की जा सकती है। बड़ी बदकिस्मती है कि कोरोना के ऊपर सियासत हो रही है और सिलसिला ताहाल जारी है। मतलब इतनी कन्फ्रंटेशन कि कोई वफाकी हुकूमत एक फ़ैसला करे। अच्छा, एक चीज़ का जवाब देना ज़रूरी है, वो ये कि कुछ फ़ैसले ज़ाहिर वफाकी हुकूमत की जानिब से किए गए जिसको सराहा गया, और इसी तरह कुछ फ़ैसले सिंध हुकूमत की जानिब से किए गए। तो दोनों में टकराव की क्यों कैफियत पैदा हुई? सवाल ये पैदा होता है, क्या अवामी मफादात को मद्देनज़र रखा जा रहा है, या फिर एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि देखा ये गया है, ख्याल ये है कि कुछ जगहों पर वफाकी हुकूमत दुरुस्त थी लॉकडाउन के हवाले से, और कुछ जगह सिंध हुकूमत के फैसले बिल्कुल ठीक थे बर वक्त लॉकडाउन के हवाले से, लेकिन अभी भी इसमें तसादुम हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर? क्या आप भी वफाक के ऊपर डाल देंगे? नहीं, देखिए, जो तो हमारा काम है, 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हुए, इसमें कोई शक नहीं।
मगर आज भी आप ये देखें ना कि दुनिया में इस वक्त बहुत सारे मुल्कों ने, सिंगापुर जैसे मुल्क ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं, और उसके बाद उसकी जो नई हिकमत अमली आई है कि हमारा भी अगर कोई शहरी सिंगापुर वापस आना चाहता है तो नहीं आ सकता है। बिल्कुल, मतलब एक आदमी अपने मुल्क में नहीं जा सकता है। उसके बरक्स अब हमारे यहाँ देख लें आप, एयरपोर्ट है, कोई बरतानिया से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है, वो उधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है। अरे अल्लाह के बंदो, रोको, उनका टेस्ट करवाओ। बिल्कुल सही। टेस्ट क्लियर है तो चले जाओ। अगर वो उनको कोरोना है तो उनको करंटीना करो, को भेज दो। पहले भी हमारे जो मामलात ख़राब हुए वो हमारे बॉर्डर्स की वजह से हुए। ऐसा ही हुआ। आज भी हमारे ना एयरपोर्ट महफूज हैं, ना हमारे रेलवे स्टेशन महफूज हैं, ना हमारे, अच्छा बसों की आमदोरफ्त के ऊपर वो वज़ीर तालीम सईद गनी साहब ने बयान दे दिया था कि जो दूसरे सूबों से ट्रांसपोर्ट आती है हफ्ते में ये 2 दिन बंद की जाए। उसका लोगों ने बहुत बड़ा इशू बना दिया जी। लो जी, ये तो सिंध में नहीं आने दे रहे। अरे अल्लाह के बंदे, जब दीन ये कहता है कि वबा हो जहाँ हो वहाँ रहो। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है। दीन ये कह रहा है ना कि वबा है तो जो जहाँ है वहाँ रहे। बिल्कुल ठीक। अब अगर मुझे एक तकलीफ है और मैं किसी महफिल में जाता हूं और मेरी वो तकलीफ मेरी ज़ात के साथ होते होते दूसरों को भी लग जाती है, तो मुझे तो खुद एहतियात करनी चाहिए। ऐसा ही। तो जब एहतियात का मामला आया है तो मैं फिर कहूँगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस मुल्क की अपोजिशन जमातों के साथ बैठकर कानून साजी करनी चाहिए। ये जो ऑप्शन आप लेते फिर रहे हैं, ये ऑप्शन उस वक्त महदूद हो जाएंगे जब खुदा ना करे कि फुटपाथों पर हिंदुस्तान जैसे आपके हालात हो, वहां जलाने के लिए जो है वो लकड़ियां कम पड़ गई हैं, तेल कम पड़ गए, लोग अपने प्यारों को रो रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, आप सिलेक्टेड होने के बावजूद भी आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क की आवाम के ऊपर जो है वो थोड़ा रहम फरमाएं, अच्छा, थोड़ा करम फरमाएं, थोड़ा लचक पैदा करें अपने। ये सख्त बात महसूस होती है, और इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी ये लफ्ज़ जो सिलेक्टेड है, इससे नहीं पीछा छुड़ाया जा सका। अगले दिन मैं देख रहा था, बिलावल जरदारी साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया के नुमाइंदों से बात हो रही थी, उन्होंने एक दफ़ा फिर लफ्ज़ सिलेक्टेड का इस्तेमाल किया। क्या बेहतर नहीं होगा आपके ख्याल में कि इस वक्त ये तमाम चीज़ें इनको एक तरफ रखते हुए अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए, या ये कह देना कि आप डिलीवर करने में नाकाम हो गए? जैसे आप हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि वही सारी चीज़ें इसको नज़रअंदाज करे, कंसेंसस के साथ काम करे, अपोजिशन की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। जैसे पहले एक बयान दिया गया था फ्लोर ऑफ द हाउस के कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, इस वक्त तो उससे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो एटीट्यूड नज़र नहीं आ रहा। वो उसका जवाब क्या है? देखें, हमारे ऊपर तो ये अभी भी पीडीएम जिस तहरीक को लेके चल रही थी, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी कि उसने को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने, बाकी पार्टियां इस्तीफे देने जा रही थी, लॉन्ग मार्च करने जा रही थी, ऐसे ही है ना? ऐसे ही। और हुकूमत का धड़न तख्ता करना है, ये करना है। ये एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अल्लाह ताला का ये बड़ा करम है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात में लोगों के पास जमहूरियत को देने के लिए बहुत कुछ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी जगह, अल्लाह ताला चूँकि इस मुल्क की आवाम उनको मुंतखब करती है, अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त दे परवरदिगार, मगर पॉलिटिकल सोच नहीं है। आसिफ अली जरदारी ने जो एक रास्ता दिखाया था, वही मुस्लिम लीग नून है, वो सेनेट का इलेक्शन भी लड़ी, जो अपना ज़मनी इलेक्शन हुए वो जीत भी गई, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जीत गई। उसके बावजूद भी आकर ये जो हमारा इख्तलाफ पैदा हुआ है पीडीएम के अंदर, जबकि पीडीएम बनाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और कल फिर उसकी तस्दीक होगी। देखिए, हमारी लीडरशिप की कही हुई जो बातें होती हैं वो वक्त उनको खुद साबित कर देता है। ये इस्तीफे देने जा रहे थे, ये एहतजाज करने जा रहे थे, हम इनसे कह रहे थे आप इलेक्शन लड़ें, आप कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में आपके पास नंबर्स हैं,
आप पंजाब असम्बली क्यों मतलब जो है वो तहलील नहीं करना चाहते हैं? आप वहाँ मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट आ सकती है, मगर चूंकि वजीर आला हमजा बनेगा इसलिए वो मुस्लिम लीग नून को हजम नहीं हो रहा, पीपल्स पार्टी को तो हजम हो रहा है, तो मुस्लिम लीग नून को हजम नहीं हो रहा, वो तो घर में नहीं हजम हो रहा ना, बाहर वालों को तो हजम हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब कल मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो बयान दिया है, आइए सर, तो उसने कहा जी हम चाहते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे, तो फिर आपकी तहरीक कहाँ गई? बिल्कुल ठीक, फिर आपके इस्तीफे कहाँ गए? तो कहने का मकसद ये कि आप एक छोटे मफाद के लिए, सेनेट का इलेक्शन जो एक छोटा मफाद था जी, आप तहरीक इंसाफ के साथ मुस्लिम लीग नवाज ने बैठ कर अपनी सीट एडजस्टमेंट की है ना, तो जब इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम पे बन जाए तो वहाँ सबको अपने अपने गिरबानों में झांकना चाहिए, बशमूल मुझे भी, बिल्कुल ठीक है, कि इस मुल्क की आवाम है, इस मुल्क का वोटर है तो वोट है। बिल्कुल ठीक है। आपकी सियासत रियासत पाकिस्तान के लिए, और रियासत पाकिस्तान के जो वारिस हैं वो 22 करोड़ आवाम में किसी पार्टी के नौकर नहीं है, किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। इस मुल्क की आवाम के लिए जो बेहतर फैसले हैं वो करें, मगर इस बेहतर फैसलों को करने में फिर आखिर में बात यही आती है कि वजीर आजम साहब को 2 कदम आगे आना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच बड़ी वसी है, हम बड़ा दिल गुर्दा रखने वाले, मतलब जितना जुल्म का शिकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में रही है, इस्टेब्लिशमेंट के एंटी सियासत करती रही है, और शहीद जुल्फ़कार देखें, एक आदमी किसी भी मामलात में कत्ल कर देता है, उसका कोई मुद्दई होता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को तो इस मुल्क के मुनसिफों ने तख्तेदार पर चढ़ा दिया, उससे बड़ा शहीद कौन हो सकता है? ठीक है जी। आप मेरे साथ कोई जुल्म करेंगे तो मैं किसी अदालत का दरवाजा तो खटखटाऊंगा ना, ऐसा ही, मगर उस अदालत से ही मुझे फांसी मिल जाए और बेगुनाह मिल जाए, और आज वो अदालत खुद कहे कि वो फैसले जो थे वो सियासत की बुनियादों पर थे, तो ये मुल्क हम सबका है। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का नज़रिया और उसका वर्कर जो है वो शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी लोग आसिफ ज़रदारी पे बात करते हैं ना, तो मैं एक ही बात करता होता हूँ कि शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो जैसी बेटियां बहुत कम पैदा होती हैं। यहाँ बेटों का रवाज है, बेटे ही मांगे जाते हैं, बेटों को ही दिया जाता है, बेटों को ही बनाया संवारा जाता है, मगर वो बेनज़ीर जो थी वो हज़ारों बेटों से ज़्यादा बड़ी लीडर थी, मगर उसके बावजूद, उसकी शहादत के बावजूद भी जो है आसिफ ज़रदारी ने कहा था कि पाकिस्तान खप्पे, हमारे लिए जो है वो ये रियासत पाकिस्तान हमारी सियासत से ज़्यादा तरजीह रखता है। ठीक हो गया जी। चलें चंदेब साहब, अब बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में ही बात हुई कि अगर दूसरी या तीसरी पार्टी के अगर लोग होते तो ज़्यादा बेहतर होता, उनसे बात की जा सकती, फिर मुख्तलिफ उमूर पर उनकी राय ली जा सकती थी। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश की। माह मुबारक का महीना और ये जो सुबह का वक्त होता है इस वक्त बड़ा मुश्किल होता है। कुछ देर पहले ऑफ कैमरा यही बात हो रही थी, लेकिन आपने बड़ी अच्छे से तमाम मामलात पर गुफ्तगू की और अपनी पार्टी की तर्जुमानी की। ये बड़ा ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, नुमाइंदे हैं, सियासी बसीरत रखते हुए बात करें और मामलात को बजाय इसके कि उलझाव की तरफ लेकर जाएं, मसाइल का हल तजवीज़ करें। तो ये मामला फ़हम लोगों की निशानी होती है। तो बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका चंदेब साहब, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक छोटी सी हमें अब ब्रेक लेनी होगी। ये प्रोग्राम का पहला सेगमेंट था, कोशिश की कि सियासी मामलात के हवाले से गुफ्तगू की जा सके। मामलात और बहुत सारे हैं, इंशाल्लाह आगे ज़रूर ज़ेर बहस आएंगे। आपकी आरा हमें मौसूल हो रही है सोशल मीडिया के ज़रिए, तो उन तमाम मामलात पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। तो एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दूसरा सेगमेंट होगा और उसमें हमारे साथ दूसरे मेहमान होंगे। देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।